हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। इससे पूर्व की क्लासों में हमने जॉन लॉक की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के बारे में जाना, उनके द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था के बारे में जाना या प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारधारा के बारे में जाना, सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जाना, समझौता सिद्धांत की विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी हमने जाना। उन्होंने बताया था कि सामाजिक समझौते के माध्यम से जो है एक नियंत्रित राजतंत्र की स्थापना होती है और व्यक्ति जो है अपने प्राकृतिक अधिकारों को इस शर्त पर छोड़ता है कि सरकारें जो है वो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए उनके जीवन और संपत्ति के अधिकार की भी वो रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित शर्तों के साथ जो है समाज ने सरकार के प्रभुत्व को स्वीकारा और सरकार के आदेशों की पालना करने की या आदेशों की पालना करने की बात उन्होंने सहमति दी। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के अनुसार सरकार के कार्य और उनकी सीमाएं। सरकार के कार्य तथा उसकी सीमाएं, इस संदर्भ में समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए संविधा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। अर्थात लॉक ने समाज और सरकार के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए या उनको सूचित करने के लिए उन्होंने संविधा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि समाज और सरकार जो है वो बराबर की संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये जो समाज जो है वो सरकार से कहीं ऊपर है और सरकार जो है वो समाज का साधन मात्र है या सरकार जो है वो समाज की अंतरिम संस्था है। तो इस संदर्भ में उन्होंने उनके पारस्परिक संबंधों को वर्णित करने के लिए संविधा शब्द के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया कि समाज और सरकार में एक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। सरकार जो है वो समाज का ट्रस्ट है, अर्थात समाज ने सरकार को निर्माण किया है और उसका जो निर्धारित कार्य वो ये है कि वो समाज के हित के लिए, समाज के में निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के हित के लिए सदैव कार्य करे, उनके उचित अनुचित का ध्यान रखे, उनके जो है न्याय अन्याय का ध्यान रखे और इस आधार पर वो कार्य करे। तो इस प्रकार से लोक ने जो है समाज और राज्य के पारस्परिक संबंधों को संविधा के आधार पर जो है निर्धारित नहीं किया, बल्कि एक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि सरकारें जो है वो समाज की ट्रस्ट होती है। अर्थात समाज द्वारा सरकार नामक संस्था का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सरकारें करें और समाज में जो व्यक्ति निर्वहन कर रहे हैं अपना, समाज में जो व्यक्ति या व्यक्ति समाज जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन यापन को सुचारू बनाने के लिए, उनके जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकारों के द्वारा कार्य किया जाए। इस संदर्भ में हार्मोन का कहना है कि लॉक की इस ट्रस्ट की धारणा के अनुसार सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य है। अर्थात हार्मोन ने कहने का प्रयास किया कि लॉक ने जो ट्रस्ट शब्द की धारणा रखी है या ट्रस्ट शब्द जो रखा है उन्होंने, उसका मतलब ये है कि वो मानते हैं लोग कि सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात सरकारें जो है वो समाज के समान अधिकार प्राप्त नहीं करती है या समाज के समान स्तर को वो प्राप्त नहीं करती है, वो समान स्तर के नहीं है, बल्कि सरकार तो जो है वो जनता समाज की संस्थाएं मात्र है और उनका कार्य जो है वो है जनता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना, समाज द्वारा निर्धारित, उनके लिए जो समाज द्वारा निर्धारित कर्तव्य होते हैं उनको पूरा करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसी प्रकार वाहन ने लिखा है कि संविधा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लॉक न केवल सरकार के ऊपर जन नियंत्रण की व्यवस्था करता है, वरन एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है, वह है अनुभव के आधार पर उस नियंत्रण का प्रतिदिन प्रसारण करना। अर्थात वॉहन ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया कि संविधा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द की धारणा को अपनाकर लॉक ने जो है सरकार के ऊपर समाज का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि वो सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण स्थापित करे और उस नियंत्रण को दिनों दिन जो है वो स्पष्ट करे और बनाए रखने और प्रसारण करने का वो प्रयास करता है इस शब्द के माध्यम से।
सरकार ट्रस्ट की मर्यादा का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को बंद कर दे। इस संदर्भ में लोक ने ये भी बात स्पष्ट की है, यदि सरकारें ट्रस्ट की मर्यादा का उल्लंघन करती है अर्थात समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को का पालन नहीं करती है, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के कार्य नहीं करती है और वो उन लक्ष्यों से हटकर निरंकुश रूप से कार्य करती है, जनता के अधिकारों को प्रदान नहीं करती है, उनके अधिकारों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, तो समाज जो है इस प्रकार की सरकार को बंद कर सकता है, या ये कहा जा सकता है कि समाज उन लोगों से संप्रभुता शक्ति को छीन सकता है और वो किसी अन्य व्यक्तियों को या व्यक्ति समूह को जो है वो संप्रभुता प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करके लोक ने जो है समाज और सरकार के स्तर का निर्धारण कर दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि सरकार जो है वो समाज की ट्रस्ट मात्र है, एक ऐसी संस्था मात्र है जो कि उसके आदेशों का पालन करती है, उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने का कार्य करती है और उसके नियंत्रण में वो कार्य करती है। इस संदर्भ में लोक का ये कहना है कि मनुष्य के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति का रक्षा करना है। तो लोग ने कहा कि मनुष्यों ने राज्य को संगठित होने की बात कही या अपने आप को संगठित इसलिए किया है कि वो सरकार के अधीन रहकर अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति करे, अपनी संपत्ति की रक्षा वो सरकार से करवाए। इस संदर्भ में संपत्ति का बहुत व्यापक अर्थ में उन्होंने लोक ने कहा है और इस संदर्भ में कहा है कि संपत्ति में ही जो है व्यक्ति की जीवन की रक्षा आ जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। तो इस प्रकार से लोग ने बहुत ही व्यापक अर्थ में संपत्ति की रक्षा की बात कह के उन्होंने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में कहा है कि सरकार का कार्य जो है वो व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करना है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और उसके जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है। तो लोक ने कहने का प्रयास किया कि व्यक्तियों ने समझौते के माध्यम से स्वयं को जो है राज्य के रूप में सुसंगठित किया और फिर उस सुसंगठित व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार नामक संस्था का निर्माण किया, जिसका कि उद्देश्य वो स्वयं के अधिकारों, जीवन की रक्षा करना चाहता है। इस संदर्भ में सरकार के 3 कार्य हैं। पहला है शासन राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक और सही गलत के आधार पर जो है मापदंड निर्धारित करना और उसके आधार पर कानूनों का निर्माण करना। इसके साथ साथ प्राकृतिक जो कानून थे उनकी सही व्याख्या करना, उनकी ऐसी व्याख्या करना जो कि सभी को मान्य है, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों की सर्वमान्य व्याख्या करना। फिर है न्यायिक कार्य, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करना जिसमें कि बनाए हुए कानूनों के अनुसार राज्य में न्याय की स्थापना हो, व्यक्तियों के पारस्परिक जो विवाद है उनका निपटारा हो और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। फिर है कार्यपालिका संबंधी कार्य, अर्थात अपने समाज के जो नागरिक हैं उनका दूसरे समाज के नागरिकों से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को शांत करना, अपने समाज के नागरिकों का दूसरे समाज के नागरिकों के द्वारा जो है अधिकारों का हनन होता है तो उस संदर्भ में जो है अपने समाज के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसके साथ साथ युद्ध करना, शांति की घोषणा करना, दूसरे राज्यों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना, इसके साथ साथ न्यायिक निर्णय जो है उनको लागू करना, ये समस्त कार्य जो है वो कार्यपालिका संबंधी कार्यों में आ जाते हैं। फिर है लोक की मान्यता है कि इन तीनों कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। अर्थात लोग ने ये माना कि ये जो तीनों ही कार्य है इनकी तीनों की प्रकृति अलग अलग होती है, अर्थात विधायिक कार्यों की प्रकृति अलग होती है, न्यायिक कार्यों की प्रकृति अलग होती है और कार्यपालिका संबंधी कार्यों की प्रकृति अलग होती है। इसलिए इन तीनों ही शक्तियों का जो है पृथक्करण होना चाहिए, अर्थात विधायिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है विधायिका से संबंधित कार्य करता है या कानून बनाने से संबंधित कार्य करता है और उसे ही यदि कानून की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया जाता है तो ये जो है लोग ने इसको
अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य बताया। तो इसलिए उन्होंने माना कि इन शक्तियों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए इन शक्तियों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। इन शक्तियों का एकीकरण जो है वो जो है निरंकुशता को जन्म दे सकता है, वो जो है अव्यवस्था को जन्म दे सकता है। इस संदर्भ में हार्मोन का कहना है कि लोक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के अधीन माना जाता था, अतः लोक ने इसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की। निसंदेह वह पृथक तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, किंतु न्यायपालिका के पृथक्करण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। अर्थात लोक के समय में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो है एक साथ ही रखा जाता था, या न्यायिक शक्ति और कार्यपालिका शक्ति एक ही शक्ति में निहित होती थी या एक ही व्यवस्था में निहित होती थी, उसका केंद्र एक ही होता था। तो इस प्रकार से लोक ने भी जो है पृथक न्याय व्यवस्था की बात जो है उन्होंने नहीं करी, या पृथक न्यायपालिका की बात उन्होंने नहीं करी। ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका का कार्य जो है अलग अलग होना चाहिए। तो इस संदर्भ में लोक ने जो है कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति दोनों ही एक शक्तिशाली केंद्र के हाथों में रखने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति जब एक साथ हो जाती है तो शक्ति को जो है मजबूती प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है, इसलिए ये दोनों शक्तियाँ एक साथ होनी चाहिए, या ये दोनों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं। परंतु उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की उन्होंने बात कही। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि लोक शक्ति विभाजन की प्रस्तावना करता है, परंतु उसने इस सिद्धांत की रचना उतनी सुनिश्चित रूप से नहीं की है जितनी कि मॉन्टेग्यू ने की है। अर्थात लोक ने शक्ति विभाजन की बात तो कही, उसका समर्थन भी किया और उसकी बात भी उन्होंने अपने समय में रखी, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ कार्य करती थी, बहुत ही लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में उसने शक्ति विभाजन की बात रखी, उसने शक्ति विभाजन का जो है एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा, परंतु उसने इस सिद्धांत की रचना इतनी सुनिश्चित तरीके से नहीं करी। उन्होंने जो है शक्ति विभाजन करके शक्तियों का अलग अलग बंटवारा नहीं किया, अलग अलग केंद्रों का निर्धारण उन्होंने नहीं किया, जिस प्रकार से मॉन्टेग्यू ने किया है। ये हो गया आज का आपको टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड दिखा देती हूँ।